अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी हैव टू डिस्कस D'Alembert principle, and also we can derive Lagrangian equation from that principle, which is called D'Alembert principle. So by wasting not of time, we can discuss thoroughly, and also we can doing derivation is in there. So we have to discuss first what is the virtual displacement, because this term is important for the D'Alembert principle. तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास जैसा कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, एक रिजिड बॉडी है, या हम यहाँ पर लिख लेते, ऐसे कोई हमारे पास एक बॉडी है जिसका एक्स एक्सिस हमारे पास ये है और इसका वाई एक्सिस हमारे पास ये है। तो इसमें हमने शो यहाँ पर कराया गया है, इसका एक्स एक्सिस हमारे पास ये वाला है और वाई एक्सिस हमारे पास ये वाला है। तो जब हम इस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करेंगे या एक फोर्स अप्लाई करेंगे स्मॉल सी, तो देखें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर आ गया है, तो एक्स एक्सिस चेंज होकर यहाँ आ गया है और वाई एक्सिस चेंज होकर यहाँ आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक दीवार को धक्का लगाएं तो वो दीवार तो आगे से वहाँ आगे नहीं चली जा सकती, क्योंकि मैस बहुत बड़ा है और आपने की फोर्स जो है वो बहुत स्मॉल है। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर आ सकता है उसके पार्टिकल्स में। तो इसी तरह ये भी बॉडी जो है ये सेम वैसी की वैसे रहेगी, लेकिन इसके पार्टिकल जो होंगे वो थोड़ा सा मूव कर कर यहाँ आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास M1 एक मैस है, तो जब हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो वही मैस थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यानी कि वो रिजिड बॉडी है और एक पार्टिकल को हमने कंसीडर कर लिया है कि उस पर जो फोर्स लगी है उसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, उसके एक्सिस चेंज हो गए हैं स्मॉल से। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी वही है हमारे पास, जो कि खुद तो बॉडी चेंज नहीं होती लेकिन उसके पार्टिकल के थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो virtual displacement of a system refer to a change in the configuration of the system or system of particle as the result of any arbitrary infinitely change of the coordinate consistent with the force and constraint imposed on the system at a given instant। तो वही कह रहा है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा या इसके पार्टिकल के सिस्टम में चेंज आएगा, स्मॉल सा इन्फिनाइट बहुत ही थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, जिसको हमने पार्शियल आर आई से डिनोट कर दिया, यहाँ से पार्शियल आर आई। तो इसका रहता है कि कंसिस्टेंट है, इसके साथ फोर्स भी है और इस पर कंस्ट्रेंट भी अप्लाई हो रही है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। तो कह रहा है कि टाइम जो है वो कांस्टेंट होगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में। आपने जब भी इसे यूज़ करना है D'Alembert प्रिंसिपल को या इसे यूज़ करना है तो उस पर हमारा जो टाइम होगा वो कांस्टेंट होगा। आगे हमारे पास वर्चुअल वर्क डन है, इससे हमने इसकी D'Alembert प्रिंसिपल को ड्राइव करना है। तो आप जानते हैं कि W बराबर होता है F डॉट डी के, F मीन के फोर्स और D मीन डिस्प्लेसमेंट। तो ये सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो I पर लग रही हैं वो है। और इसी तरह हमारे पास ये F आ गया, तो D हमारे पास बहुत ही स्मॉल सा डिस्टेंस हमने लिया है जो कि पार्शियल आर आई के बराबर है। तो इसी तरह हमारे पास आगे कहते हैं कि इफ़ सिस्टम इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर हमारा ये सिस्टम जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो उसका जो तमाम वर्क होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यही हमारे पास कहता है कि यहाँ पर F1 जो है
यानी कि फोर्स जो इस पर सम लग रही हैं वो इसके बराबर एफ ए प्लस एफ कंस्टेंट, यानी कि एक हम जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं और एक जो कंस्टेंट फोर्स है। कंस्टेंट फोर्स क्या होती है वो आपको पता ही होगा कि कंस्टेंट फोर्स वो फोर्स होती है जो कि एक सिस्टम को सिर्फ एक ही फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। यानी कि हमारे पास अगर ये एक बीड लें हम, ये हमारे पास यहाँ पर ये देखें, अगर ये हमने रस्सी रस्सी लगाई हुई है कोई भी तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर एक कोई मोती ले लें या जिसे बीड कहते हैं, बीड कोई ले लें तो वो जो हमारे पास कंस्ट्रेंट फोर्स जो होगी वो सिर्फ यहाँ पर ही इसे मूव कराएगी। तो इसको हम कंस्ट्रेंट फोर्स कहते हैं कि जो किसी जिस्म को एक ही डायरेक्शन में मूव कराती है उसे हम कंस्ट्रेंट फोर्स कहते हैं। या दायरे में जब हम दायरा ले लें तो उसमें जब वो मूव करेगा तो वो सिर्फ दायरे में मूव कर सकता है। तो इसी तरह हमारे पास ये कंस्ट्रेंट फोर्स होती है। तो इन दोनों का सम बराबर है एफ आई के। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसके साथ अलहदा से मल्टीप्लाई और इसके साथ अलहदा से मल्टीप्लाई। इसी तरह ये देखें, इसके साथ अलहदा से आ गया और इसके साथ अलहदा से आ गया इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से देखें तो जो एफ फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट जो थी वो हमारे पास ये देखें, अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है तो यहाँ पर जो बीड है वो ऐसे मूव कर रहा है तो फोर्स इसकी कंस्ट्रेंट की यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो इस तरह वो होगी और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो इस तरह टेंजेंट। तो इनके दरमियान जाविया जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ से काज 90 अप्लाई करेंगे तो काज 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो ये फोर्स हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, दिस फोर्स इज 0। सो ये वाली यहाँ पर बचेगी हमारे पास। तो ये एफ आई पार्शल आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये एप्लीकेबल है फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर ही अप्लाई होगी क्योंकि हम यहाँ पर कह के आ चुके हैं कि ये जो फोर्स है हमने दी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली फोर्स है। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ जो था वो हमारे पास यही कहता है कि वो चेंज इन मोमेंटम जो है वो हमारे पास फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ से हम इसे ऐसे प्राइम की तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म है ये फर्स्ट हमारे पास थ्राट की गई थी जेम्स बर्नौली ने और डेवलपमेंट की गई थी डी एलम्बर्ट द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रख लीजिएगा। तो इसी तरह ये इधर आ जाएगा तो एफ आई माइनस पी आई प्राइम इज इक्वल टू 0। तो फ्राम इक्वेशन ए, ये जो हमारे पास इक्वेशन ए आई है और इक्वेशन बी, यहाँ इसको हम कंपेयर करें तो इस फोर्स अप्लाइड की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं एफ आई माइनस पी आई डॉट पार्शल आर आई इज इक्वल टू 0 के। ये जो डेरिवेशन की गई थी ये डिवाइस थी जिसमें उसने जेम बर्नौली ने इसे डेवलप किया था, थॉट किया, उसने सोचा था कि ये ऐसे मुमकिन है। तो जो डी एलम्बर्ट था उसने इसको इक्वेशन ऑफ मोशन कह दिया था। तो यही हमारे पास जो है ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है। ये एप्लीकेबल है हमारे पास डायनामिक के लिए, वो हमारे पास स्टैटिक के लिए था लेकिन ये जो थी ये इक्वेशन ऑफ मोशन उसने प्रूव की, ये डायनामिक के लिए थी और ये इसे हम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। और आगे हम करेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन को हम डराइव करेंगे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के ज़रिए। तो कल वाला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसे हम लैग्रेंजियन इक्वेशन कहते हैं जो कि ड्राइव की गई थी डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के लिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, अस्सलाम वालेकुम।